डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नया साल शुरू होने के साथ ही 2024 चुनाव की जंग तेज हो चुकी है। लेकिन बीता साल सियासत के खट्टे मीठे और चटपटे जायकों का स्वाद छोड़ गया। 13 दिसंबर 2023 वो ऐतिहासिक दिन जिसका नाम बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन के नाम से दर्ज हो गया। सबको चौंकाते हुए बीजेपी ने चौथी पीढ़ी के नेता डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया। लेकिन सियासत में कुछ यूं ही नहीं हो जाता। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सियासी कहानी के फ्लैशबैक में। ये सियासी एपिसोड शुरू होता है इन दो तस्वीरों से। 25 मार्च 2023 के दिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने नाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से चुनावी बिगुल फूका। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? इधर 12 जून 2023 को संस्कारधानी जबलपुर प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी। शाह ने आक्रामक अंदाज में कार्यकर्ताओं को चार्ज किया तो तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में तीखे वार किए। संस्कारधानी जबलपुर में जब प्रियंका गांधी चुनावी सभा करने आई तो पूरा शहर भगवा रंग, हनुमान और हिंदुत्व से पटा था। जब प्रियंका भाषण देने आई तो उसमें भी संस्कार और संस्कृति की बात उठाई। प्रियंका सरकार बनने पर 5 गारंटी देने से भी नहीं चूकी। वहीं कमलनाथ फिर ये कहते नजर आए कि मैं हिंदू हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। जोर से बोलिए, जिताएंगे। 24 में छिंदवाड़ा सीट जिताएंगे। घर घर पानी कौन ला रहा है? हितग्राहियों को लाभ कौन पहुंचा रहा है? ठेका है तुम्हारा कमलनाथ? छिंदवाड़ा तुम्हारी जागीर है क्या? दोनों ओर से बयानों की तलवारें खिंच गई थी, लेकिन असल गेम पहले ही हो चुका था। 5 मार्च 2023 वो तारीख जब तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की, जो यकीनन बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। हर महीना अगर पैसा मिलेगा तो बहनों की समस्या का समाधान होगा और हमारी बहनें इज्जत से जी सकेंगी। और इसी विचार में से बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मैंने तय किया बहनों, जो देश की धरती पर कहीं नहीं हुआ वो आपके भाई ने तय किया। बीजेपी की लाडली बहना के काउंटर में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना 9 मई को नाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से लॉन्च की। कुछ महीने इसको लेकर माहौल भी बना रहा, लेकिन बीजेपी की लाडली कांग्रेस की नारी पर भारी पड़ी। एमपी की सियासत में इस दौरान फिल्म द केरला स्टोरी, बजरंग दल के पाक कनेक्शन, दमोह का हिजाब विवाद, सीधी पेशाब कांड, राजधानी में सतपुड़ा भवन में लगी आग, सियासत में चिंगारी भड़का गई। जून के आखिर में पीएम मोदी इस ओर इशारा कर गए कि चुनाव में तो उनका चेहरा कमल ही होगा। जुलाई का महीना शुरू ही बड़े सियासी मायने के साथ हुआ। 1 जुलाई को पीएम मोदी आदिवासियों के बीच शहडोल पहुंचे, खाट पंचायत की। 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया। इसी महीने की 15 तारीख को बीजेपी ने टेस्टेड फॉर्मूला अपनाते हुए पुराने विश्वस्त और दिग्गज चेहरे नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी दी। तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का प्रभार सौंपा। महज 6 दिन बाद ही प्रियंका गांधी ने तोमर और सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में हुंकार भरी। सियासी कहानी का अगला पड़ाव अगस्त में आया। चुनाव से 4 महीने पहले बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। सभी हाली सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने का नतीजा ये रहा कि 39 में से 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। लिस्ट के 5 दिन बाद पहले 12 अगस्त को बुंदेलखंड की धरती से पीएम मोदी ने संत रविदास मंदिर का शिलान्यास किया और एससी वर्ग को लेकर बड़ा संदेश दिया। मैं विश्वास से कहता हूं कि आज
मैंने शिलान्यास किया है तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। इधर कांग्रेस ने बड़ा बदलाव करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला को प्रदेश का प्रभारी बनाया। जितेंद्र सिंह को एमपी चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी के चीफ की जिम्मेदारी मिली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ये बयान। आज सर्वधर्म का हम सम्मान कर रहे हैं। हम सभी पर को अपने धर्म का आदर है, सम्मान है। मैं हिंदू हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में कमलनाथ का ये कहना कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, कई कयासों को जन्म दे गया। सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलते हुए कांग्रेस ने बीजेपी की पिच पर फुल टॉस फेंकी तो बीजेपी भी फ्रंट फुट पर अग्रेसिव नजर आई। नाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी ने न सिर्फ हनुमान लोक की सौगात दी, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर बल्ला घुमाया और पांडुर्ना को जिला बनाने की घोषणा कर दी। इन तीनों तहसीलों को मिला के एक नया जिला बना दिया जाए। तो आज उसका प्रकटीकरण भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। महीना खत्म होते होते बीजेपी ने एक और दांव चला। लाडली बहना योजना की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 1250 की, साथ ही सस्ता गैस सिलेंडर और बिजली बिल माफ करने का भी ऐलान कर दिया। रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। पढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे, 0। और उसके बाद हर महीने गरीब बहन का बिल केवल 100 रुपया आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। महीने की शुरुआत में आगाज हुआ बीजेपी की ऐतिहासिक जन आशीर्वाद यात्रा का। चित्रकूट से जेपी नड्डा, नीमच से राजनाथ सिंह, मंडला और श्योपुर से अमित शाह और खंडवा से नितिन गडकरी। केंद्र के दिग्गज नेताओं ने यात्रा की शुरुआत की और कई बड़े मैसेज दिए जो आगे चलकर सच साबित हुए। और मैं आज दावे से कहने आया हूं, जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इधर कांग्रेस ने भी यात्रा का जवाब यात्रा से दिया। 20 सितंबर को कांग्रेस के जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत 7 संभागों से हुई, जिसके थीम सॉन्ग पाकिस्तान से चोरी होने के आरोप लगे। शुरुआत में सितंबर का महीना कांग्रेस में घर वापसी और बीजेपी के लिए झटके के तौर पर आया। कई महीनों से कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद असंतुष्टों का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी रहा। भंवर सिंह शेखावत, वीरेंद्र रघुवंशी, बोध सिंह भगत जैसे 12 बड़े नाम कांग्रेस में शामिल हुए। सितंबर का महीना आते आते कई बड़े इवेंट सियासत और देश की सुर्खियों का हिस्सा बने। 14 सितंबर को बुंदेलखंड के बीना रिफाइनरी में पीएम मोदी ने 50,000 करोड़ की सौगात दी। 19 सितंबर को नई संसद के लोकार्पण के साथ ही महिला बिल भी पेश किया गया। 21 सितंबर को आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची 16 टन बजरी प्रतिमा का लोकार्पण 5000 संतों की मौजूदगी में हुआ। तो 25 सितंबर को राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ। 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर जन आशीर्वाद रैली भोपाल पहुंची, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी प्राइम अटैक करते नजर आए। ये कार्यकर्ता का महाकुंभ बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। सितंबर की सियासी यात्रा यही नहीं रुकी। प्रधानमंत्री के राजधानी भोपाल से राजधानी दिल्ली लौटते ही बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर सबके कान खड़े कर दिए। वो इसलिए क्योंकि 39 नामों की इस लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जैसे
केंद्र की राजनीति के सितारे मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतारे गए। बीजेपी ने बड़ी चतुराई से चेहरों की लड़ाई वाले चुनाव को मल्टीफेज बना दिया और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी खत्म कर दिया। कि हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वह कभी कभी ऐसे दांव मारती है कि सामने वाला चारों कोने चित हो जाता है, उसके बाद बेहोश हो जाता है, उठ के भी खड़ा नहीं होता है। ये दाव विपक्ष को चारों कोने चित करके बेहोश करने का था। 8 दिन तक तो विपक्ष को समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया, इसका तोड़ क्या है हमारे पास, कोई तोड़। अगले ही दिन बीजेपी ने जोर का झटका जोर से देते हुए फिर लिस्ट जारी की, जिसमें अमरवाड़ा सीट से मोनिका शाह बट्टी के सिंगल नाम को हरी झंडी मिली। सियासत में अगला गियर अक्टूबर महीने में लगा। 9 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 17 नवंबर को चुनाव और 3 दिसंबर को नतीजों की घोषणा चुनाव ने की, तो शाम होते होते बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी। 57 उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने पुराने व जिताऊ चेहरों को उम्मीदवार बनाया, जिसमें शिवराज समेत 25 मंत्रियों के नाम शामिल रहे। बीजेपी की 4 लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस ने पहली बार 15 अक्टूबर को पत्ते खोले, तो नवरात्रि के पहले दिन एक साथ 144 नामों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके साथ बीजेपी कांग्रेस में इस्तीफे, प्रदर्शन और जूतम पैजार का दौर शुरू हो गया। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ग्वालियर चंबल पहुंचे और मध्य प्रदेश को टॉप 3 राज्यों में लाने का विजन बताया। महज 3 दिन बाद 5 अक्टूबर को आदिवासी फैक्टर पर सियासत गरमाई। धार के मोहन खेड़ा से प्रियंका और संस्कारधानी जबलपुर से पीएम मोदी ने आदिवासी वोटर्स को साधा। आदिवासी फैक्टर के साथ नंबर ओबीसी फैक्टर का आया। हिंदुत्व और महिला बिल की काट के रूप में कांग्रेस कास्ट अटैक करती नजर आई, तो 12 अक्टूबर को मंडला में कांग्रेस इंदिरा कार्ड अपनाती नजर आई। अक्टूबर के मध्य में कांग्रेस का वचन पत्र सामने आया, जिसमें 1400 वचन करते हुए कांग्रेस ने एमपी की आईपीएल टीम बनाने की घोषणा कर दी। जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार की गारंटी और सामाजिक न्याय का अधिकार। ये हफ्ता खत्म होते होते सियासी पिक्चर लगभग क्लियर हो गई। 92 नामों की लिस्ट जारी होने के साथ ही बीजेपी के 228 और कांग्रेस की 229 सीटों पर नाम घोषित हो चुके थे। ऐसे तो नवंबर का महीना गुलाबी ठंड लेकर आया, लेकिन सियासत में इस महीने ने सियासी पारा चढ़ा दिया। बैक टू बैक दौरे, रैलियां, चुनावी सभाएं, दावे और वादे चुनावी फिजा में गूंज उठे। बयानों का बारूद और बार पलटवार की आतिशबाजी देखने को मिली, क्योंकि इसी महीने दीपावली का त्योहार मनाया जाना था। हिंदुत्व से लेकर रामायण, महाभारत और फिल्मी कैरेक्टर्स के आने से सियासत भी फिल्मी नजर आई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। मेरी शिकायत की चुनाव आयोग, रोको मामा को रोको, ये पैसे डाल रहा है, चुनाव प्रभावित हो जाएगा। कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। मुझे बहनों के खाते में पैसा डालने से कोई नहीं। पूरा भ्रष्टाचार तो मालिक ही देश में कांग्रेस है। देश में जितना घोटाला आज तक हुआ है 75 साल में, सारे तो कांग्रेस के समय में ही हुआ था। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। वो कहते हैं उनके पास मोहब्बत का दुकान है, पर मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। मध्य प्रदेश में मतदान के 6 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें किसान, महिलाओं और युवाओं समेत हर वर्ग के लिए मोदी की गारंटी दी गई। चुनाव प्रचार के काउंटडाउन में महज 2 दिन बाकी थे। उससे पहले आंधी तूफान भी आया। मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख दो। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा।
कैंपेनिंग के दौरान जय वीरू और श्याम छेनू पर खूब बवाल कटा। चुनाव प्रचार थमने के एक दिन पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारक ने फिल्मी सियासत का अंत अपने अंदाज में किया। अब मध्य प्रदेश में सियासी शोर थम चुका था और अब पूरा दारोमदार वोटर के हाथों में था। फिर दिन आया 17 नवंबर का। 230 सीटों पर एक साथ वोटिंग हुई। छुटपुट घटनाओं के बीच एमपी में ऐतिहासिक वोटिंग की गई। किसी ने इसे वोट फॉर चेंज कहा तो किसी ने इसे लाडली बहना इफेक्ट करार दिया, लेकिन कोई भी सियासी फिजा का ठीक ठाक अनुमान नहीं लगा पाया। मध्य प्रदेश में करीब 15 दिन से चल रहा सस्पेंस अब खत्म होने को था। मानियों के रिलैक्स मोड के बाद नवंबर के आखिर में एग्जिट पोल और सियासत की चिरनिंद्रा टूटी। अधिकतर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत से काफी आगे 150 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया। बीजेपी उत्साह से फूले नहीं समा रही थी तो कांग्रेस के हौसले भी पस्त नहीं हुए। मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं कहता था कि 2003-2023 में दोहराएगा और अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। निश्चित रूप से जब देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। 17 नवंबर से चल रहा सस्पेंस आखिरकार 3 दिसंबर के दिन समाप्त हुआ और एमपी में फिर एक बार बीजेपी का सूर्य उदय हुआ। महज बहुमत नहीं बल्कि रिकॉर्ड सीटों के साथ बीजेपी को बम्पर जीत मिली। बम्पर बहुमत के साथ फिर बीजेपी सरकार एमपी में लौट आई थी, लेकिन सस्पेंस का दौर अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि साल का सबसे चौंकाने वाला पल अभी कुछ दिन दूर था। 11 तारीख को बीजेपी के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक हुई। करीब एक हफ्ते तक चले कयास, अटकलें और चर्चाओं के दौर के बाद जो नाम सामने आया उसकी उम्मीद किसी को दूर दूर तक नहीं थी। नाम घोषित हुआ संघ और बीजेपी के खाटी चेहरे डॉक्टर मोहन यादव का। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। 2 दिन बाद केंद्र के दिग्गज चेहरों की मौजूदगी में डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस भी प्रयोग करती नजर आई। कमलनाथ और दिग्विजय जैसे पुराने चेहरों की जगह चुनाव हार चुके जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया तो गंधमानी विधायक उमंग श्रृंगार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस पार्टी में 2 बात में संभावनाओं के साथ और भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि सारे वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, युवा साथियों के सहयोग से, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी अब आने वाले 5 साल के युद्ध को लड़ेगी। चुनौती के रूप में इसको स्वीकार करता हूं, बड़ी होती है, लेकिन निश्चित तौर से भाजपा ने 18 साल में जिस प्रकार से झूठे वादे किए, उन वादों का जवाब कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी, हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, सब विधायक मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर लड़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार दिलों की धड़कन बढ़ा रहा था तो विधानसभा का सत्र नए समीकरण और नए संदेश देकर गया, जिसमें सियासत के नए युग की झलक दिखी। सदन में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और पुराने चेहरे एक साथ नजर आए। नरेंद्र सिंह तोमर ने अध्यक्ष पद की शपथ ली, जिसमें कांग्रेस भी समर्थन देती दिखी। साल के आखिर में क्रिसमस के मौके पर 28 विधायकों की किस्मत खुली। नए पुराने और दिग्गज चेहरों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें बीजेपी ने फिर एक बड़ा संदेश दिया। कुल मिलाकर ये सियासी साल बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट, चौंकाने वाली स्ट्रेटेजी, संगठन ही सर्वोपरि और जीत से कम कुछ नहीं की स्प्रिट वाला रहा, जिसके साथ 23 की तकरार समाप्त हुई और 24 के लोकसभा चुनाव का नया अध्याय शुरू हो गया। इलेक्शन डेस्क, बंसल न्यूज।